नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा। नाम है एक रोटी। तो चलिए शुरू करते कहानी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। अम्मा भी अपने कमरे में बैठी बैठी ये सब सुन रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचा रहा था। आज बेटे बहू मुकेश और अदिति की शादी की 8वीं सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी तो होगी नहीं। कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती कहाँ है, क्योंकि अगर वो जरा सा ही बाहर आ जाती है तो बहू का अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उसके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देता है। और अगर वो अम्मा जी को इस घर से निकाले तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने ना लगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रख रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित करके रख दिया था। तभी अचानक दरवाजा खुला और बहू अदिति अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें एक साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके मेहमान तुम्हारे कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी भी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते हाँ और हूं में ही जवाब देना। ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है आपको। अदिति अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा, उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी अदिति उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हो ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ 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 बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जबान को होठों पर घुमाते हुए कहा, क्या बन रहा है आज? अदिति ने अपना माथा ठोक लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो तब बस खाने की लगी रहती इनको। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूं में ही जवाब देना। इसके अलावा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अदिति एक बार फिर अम्मा को उंगली दिखा दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया ही तो खाया था। अदिति ने घूर कर उन्हें देखा, जिसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली उसकी, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली कमलाबाई कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा, अभी तो ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नजरों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो कमलाबाई बोली, अम्मा, अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ। अभी ये खा लो ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो जोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उसी थाली पर टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर कमलाबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है भला ये कलेक्टर साहब की माँ है? वो कलेक्टर साहब जिनकी काफी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी उनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं हम लोग। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कमलाबाई फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी
वैसे अम्मा के कमरे में ज्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसीलिए फटाफट व्यवस्थित हो जाता था। पूरे कमरे को व्यवस्थित करके बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ हो तो सही। तभी बाहर से अदिति की आवाज आई तो कमलाबाई बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली। पर भला एक रोटी से क्या हो, भूख तो अभी भी जोरों की लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रखकर जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 410 की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी है, पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही उन्होंने साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए थे, तो केक काटने का वक्त हो गया। मुकेश और अदिति केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी मुकेश से किसी दोस्त ने कहा, अरे मुकेश, घर में आंटी जी भी तो है ना, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण दिन है आज। इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर मुकेश झेप गया। उसने अदिति की तरफ देखा तो अदिति बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर कम ही निकलती है। आज भी नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक भी कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट करके अदिति ने मुकेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में कमलाबाई ने एक प्लेट में अम्मा के लिए खाना लगाया। ये देखकर अदिति ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो कमला, यह प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो। कमला झेप गई, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी। तो एक रोटी भी काफी है तसल्ली पाने के लिए, उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तू अपना काम देख, अम्मा का मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन कमलाबाई को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर अदिति अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया गया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल ही अम्मा से बर्दाश्त न हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर आते देखकर मुकेश का मूड खराब हो गया। वो धीरे से अदिति पर बिगड़ते हुए बोला, अदिति, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही है। तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या। जाओ अंदर लेकर जाओ अम्मा को, अब भी क्या अभी। अदिति फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही हो, आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब बाहर के लोगों को पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जबान से बातें करने लगे। कुछ बातें मुकेश और अदिति के कान तक भी पहुंची। आखिर अदिति अम्मा को अंदर जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जबरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए। क्या बताना चाहती है आप लोगों को कि हम आपको भूखे मारते हैं। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैला कर आई है उसे तो समेटो। कहकर अदिति बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने कमलाबाई को बोली, कमलाबाई, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हो गई हैं तब से भूल जाती है, अभी शाम को ही तो उन्होंने खाना खाया था। अदिति ने बात को घुमाने की कोशिश की। कमलाबाई फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा अम्मा रो रही थी। कमलाबाई को देखते अम्मा बोली, देख कमला, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई है। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट कमला को दिखाई, जिसमें से खून रिस रहा था। कमला अम्मा के पास बैठकर बोली, काहे को बर्दाश्त करती हो अम्मा जी, भला आपके पास क्या कमी है, फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं।
जानती हूँ कमला, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है। चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या कर लूंगी वहाँ? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो सब भी तो बेटे बहू ही रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं जाऊंगी कहाँ? इसीलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा, पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी जमीन जायदाद संभाल सकती हो, और आप कह रहे हो कि आप क्या कर सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन इज्जत की तो खाओ। इतने में बाहर से अदिति ने कमलाबाई को आवाज लगाई, तो कमलाबाई फटाफट कमरे के बाहर चली गई। कमलाबाई की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफी देर तक आंखों में आंसू लिए वो उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद कमलाबाई प्लेट लेने के लिए कमरे में आई तो देखा कि खाना तो जैसे का तैसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहारती हुई पड़ी थी। कमलाबाई पूछ बैठी, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे तिरस्कार की रोटी, ले जाए इसे वापस। कमलाबाई ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। आदित्य और मुकेश भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? अम्मा, थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो कदर नहीं है। एक रोटी खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जुबान से कैसी कैसी बातें बना रहे थे। अगर ऐसे ही चला तो आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेले वहां। इतने में आदित्य की नजर खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो तो जैसा का तैसा पड़ा है, उसे तो आपने छुआ भी नहीं। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठा जाते आपके नखरे। कहते हुए उसने मुकेश की तरफ देखा। बस मुकेश, बहुत हो चुका। मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। भेज दो इनको वापस गांव। मुकेश भी बड़ा बेरहमी से बोला, ठीक है, मैं कल ही न गांव भेज देता हूँ। वहां अकेली रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएंगे। मुकेश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे से बाहर आ गए। मुकेश ने दूसरे ही दिन अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद से मुकेश को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाने वाली थी। वो ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करता था। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे, उनमें से एक को घर में काम करने के लिए रख लिया। अब अम्मा स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। साथ ही इस बार खेतीबाड़ी से होने वाली इनकम को मुकेश के पास न भेजकर उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा मुकेश के अकाउंट में नहीं गया तो मुकेश और अदिति दोनों ही गांव आ गए। आते ही देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो घर के दूसरे हिस्से की तरफ गए जहां अम्मा रहती थी, और आते ही अम्मा पर बरस पड़े। अम्मा, ये घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? और इस बार क्या खेतों में कोई कमाई नहीं हुई जो पैसा अकाउंट में नहीं डाला? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया है, और रही बात कमाई की, तो हुई थी कमाई पूरे 7 लाख रुपए की। वो मैंने अपने अकाउंट में रख लिए हैं। आप पैसों का क्या करेंगे अम्मा जी? और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया? अब की बार अदिति ने गुस्सा होते हुए कहा, इसमें पूछना क्या है बहू? संपत्ति मेरी थी तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? कैसी बात कर रही हो अम्मा? हम आपके बेटे बहू हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। मुकेश बिगड़ गया। कौन से बेटे बहू? वो जो रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा भी नहीं है। अब तुम्हारा शहर भला और तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अम्मा की बात सुनकर अदिति चिल्ला पड़ी। मैंने तो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का देकर किसी को चोटिल तो नहीं किया जैसे तुमने मेरे साथ किया था बहू।
देख लो, अभी भी चोट पूरी तरह से भरी नहीं है। वैसे भी अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी जिंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद की, तो मेरी चिता को अग्नि देने भी मत आना। गांव में कोई भी इंसान मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत जिंदा है उतनी। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की कुछ आगे कहने की हिम्मत न हुई, इसलिए दोनों ही अपना समूह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।